Hello guys, a very good morning, good afternoon and good evening to all of you. So welcome you to our क्विक रिवीजन क्लासेस जहां पे हम सारे कंसेप्ट्स जो है हर चैप्टर वाइज फटाफट ट्राई कर रहे हैं कि हम 30 मिनट्स के अंदर मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दूं। तो स्पेसिफिकली फर्स्ट मैं आपको बता दूं गाइस, ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे दिए या एग्जाम के बस 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले उनको फटाफट सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, हर कंसेप्ट से गो थ्रू करना है। सो प्लीज इफ यू आर लुकिंग दिस वीडियो एज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ स्टडी, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आपको डिटेल स्टडी करना बड़ा जरूरी है बिकॉज यहां पे एक तो मैं सारे कंसेप्ट में 100% डिटेल में भी नहीं जाने वाला हूं, प्लस कंसेप्ट की हम ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए परफेक्ट है। Okay, so guys, welcome you back here and today we are going to start with our first topic of performance management. Okay, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, जो हमारा PM है, PM is an extension of your MA. तो हमने जो भी चीजें एमए के अंदर पढ़ी है उसको हम एक्सटेंड करके उसकी हम वो बेस के ऊपर हम बिल्डिंग बनाना चालू करते हैं पीएम के अंदर, और एग्जैक्टली आपका पीएम होने के बाद यही आपका बेस बन जाएगा आपके एपीएम के लिए भी, और इसके कुछ चैप्टर आपके बेस एफएम के लिए भी बन जाएगी जो आपका एफएम स्किल लेवल में ही है। तो अगर आपने एफएम दे दिया ऑलरेडी तो आपने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी देख लिए होंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट अप्राइजल एंड समथिंग इन मोर डेप्थ। ओके, सो पीएम इज ऑल अबाउट अ मिडिल लेवल सब्जेक्ट, स्किल लेवल सब्जेक्ट जो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। एक बार मैं फटाक से आपको बता दूं, पीएम में आपका फोकस आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहां पे आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पार्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बिकॉज हम आपको यहां पे ऑपरेशनल लेवल से उठा के हम आपको यहां पे मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे लेके आ रहे हैं, जहां पे आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करके डिसीजन मेकिंग भी करना होता है। But yes, as I have to take quickly in 30 minutes, I'm trying to finish this whole chapter. मैं फोकस करूंगा फटाफट पहले चैप्टर के ऊपर। जो पहला चैप्टर आपका होता है वो आपके लिए एक ब्रिज बोल सकते हैं हम, ताकि जो बच्चे एमए किए हैं या नहीं भी किए एमए बट उनको एमए पता है, उनके लिए कि कौन से की कंसेप्ट को आप फटाफट रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको कल क्या खाया है वो भी याद नहीं होता है। तो हमारा आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारा पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एमए का ये क्विक रिविजन देता है वो कंसेप्ट का जो कंसेप्ट आपको आगे काम आने वाले हैं। So, to start with this, the first lecture I have kept especially for revising those concepts only, जो फटाफट हम रिवाइज करेंगे। Again, do not take this as a full concept or full batch, ये आपके सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो सबसे पहले हमने एमए के अंदर, एमए was first time when you are learning costing, तो हमने देखा था कि आपका एमए में आप जब कॉस्टिंग पढ़ रहे थे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया था व्हाट आर योर पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। यस, हमारी कॉस्टिंग के क्या क्या पर्पस थे। हम कॉस्ट अलग से कैलकुलेट, अकाउंट्स के ऊपर विश्वास ना रखते हम अलग से पूरा कॉस्टिंग क्यों कैलकुलेट कर रहे थे, ताकि हमें ये बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल हो। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये आपके इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में हेल्पफुल होगा। हमारी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हुए कि हमारी एग्जैक्टली इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है वो हमें देखने के लिए आसानी होगी, ताकि हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सही कर पाए। तो अगर हमें कॉस्टिंग सही तरीके से पता है तो वो बड़ा काम आएगा हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर। इसके बाद ये आपके रिकॉर्डिंग कॉस्ट के लिए काम आएगा, ताकि हमारी जो भी कॉस्ट है हम सही से रिकॉर्ड कर ले इनको, ताकि कितना आया है, कितना गया है, कितना वेस्ट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब का हमें एग्जैक्ट कॉस्ट पता रहे। प्लस इसके साथ साथ में हमारे प्राइसिंग के लिए भी तो हेल्प आएगा, हमें पता चलेगा एग्जैक्टली हमारा प्राइसिंग कितना हो रहा है, बिकॉज सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल का देख के हम प्रोडक्ट का प्राइसिंग नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट के प्राइसिंग के लिए हमें प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली जो जो कॉस्ट हमने खर्ची की है वो हमें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा कॉस्टिंग बड़ा काम आता है। एज वेल एज हमारे अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा पर्पस ऑफ कॉस्टिंग बड़ा काम, हमारा कॉस्टिंग बड़ा काम आता है, ताकि हमें समझ पाए कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है, कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, कौन से प्रोडक्ट में हमें और जोर देना है, कौन से प्रोडक्ट को हमें और फोकस आउट करना है, या कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हमारा थोड़ा ध्यान कम कर सकता है। तो इन सब चीजों के लिए एक एब्सोल्युटली एक नया सब्जेक्ट आपके लिए आया, एक नया पार्ट आपके लिए जो आया था वो हमने एमए के अंदर देखा। एमए वाज ऑल इनटू ऑपरेशनल, 80% प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी। बट नाउ ब्रिंगिंग यू हियर फर्दर इज योर पीएम, जहां पे हम आपकी एक लेवल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अभी हम पीएम में जो बात करेंगे, हमारा मेजर डिस्कशन आज जो रहेगा एमए के टॉपिक के ऊपर वो रहेगा आपके मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में। दोस्तों इसी के साथ बोल दूं, आई हैव मेड दिस ऑल ब्यूटीफुल चार्ट एज वेल, अच्छी से चार्ट भी बना के मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है। यू कैन जस्ट गो ऑन टेलीग्राम एंड चेक सीए सुमित मारू और क्रैक कॉस्टिंग विद सीए सुमित मारू। आपको या वीस्मार्ट के हमारे वीस्मार्ट ग्लोबल चैनल पे आपको ये पूरा चार्ट आपको डिटेल में अच्छा मिल जाएगा। अभी तो हम फटाफट में आपको लिखने के लिए थोड़ा बहुत राइटिंग खराब हो सकता है, बट अच्छी राइटिंग में मैंने वहां पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हो। नाउ सी व्हेन आई से मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हमारे 4 तरीकों में बट जाएगी। ओके, अटेंशन हियर।
अब ये जो चार अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, इसके अंदर हम पहला फोकस करते हैं, सबसे पहला वो की है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि मुझे पता है आपका एमए का फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट चैप्टर था, इजंट इट? नाउ हियर व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, क्योंकि हम हर बार साल खत्म होने तक रुक नहीं सकते कि साल खत्म होगा फिर हमें पता चलेगा कि कितना पैसा खर्चा किया है, कितना पैसा खर्चा नहीं हुआ है, अब कैसे हम बढ़ेंगे, फिर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को बेचेंगे मार्केट में। ये तो नहीं कर सकते। हमने तो 1 अप्रैल से प्रोडक्ट बेचना चालू करना है। तो 1 अप्रैल से जब आप प्रोडक्ट बेचना चालू करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट को मुझे क्या प्राइस पे बेचना है? तो मैं क्या करता हूं, मैं यूज करता हूं यहां पे मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करना मतलब क्या, यहां पे मैं देखता हूं कि मेरे प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड ऑन एन एवरेज जनरल कॉस्ट कितना आता है। अब ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं मेरा एक पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरा प्रोडक्ट, चलो मैं लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस बॉटल। अब मैं देखूंगा कि ये बॉटल में कितना मटेरियल यूज हो रहा है ऑन एन एवरेज। वी आर नॉट गोइंग ऑन एट एक्चुअल्स, हम ऑन एन एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझो मैंने पहले देखा कि ये प्रोडक्ट बॉटल में मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना है। समझो बॉटल में मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है 40 रुपए का। फिर मैं देखूंगा इसमें डायरेक्ट लेबर कितना है, कि मेरा कितने लेबर इसके ऊपर एग्जैक्टली काम कर रहा है, कितने आर काम कर रहा है, उसको हर घंटे की वेजेस कितनी है। समझो मेरा एक लेबर एक बॉटल के ऊपर 10 से 20 मिनट काम करता है, एक घंटे की हम उसको 60 रुपीज पे करते, तो ये डायरेक्ट लेबर मेरा 20 रुपीज आ गया। हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे। फिर ये जो आएगा आपका, इसको हम बोलेंगे आपका प्राइम कॉस्ट। याद आ रहा है क्या? प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज योर प्राइम कॉस्ट। अब ये प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, और कोई भी आपके वेरिएबल ओवरहेड्स है जो भी आपके इस प्रोडक्शन की वजह से लग रहा है, और कोई भी वेरिएबल ओवरहेड है, इलेक्ट्रिसिटी से आपके वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल फैक्ट्री का, समझो वो आया अगला 20 रुपया। अब जो आएगा आपका ये रहेगा मेरा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 80। अब इसके अंदर मेरा जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसका कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगा, जैसे रेंट है, सुपरवाइजर हो गया वहां की उनकी सैलरी। समझो ये अगर मैं पर बॉटल निकालू, ये सब मैं पहले एस्टिमेशन कर रहा हूं, अभी तक मैंने एक्चुअल काम चालू नहीं किया है। मैं मेरे काम चालू करने के पहले एस्टिमेशन कर रहा हूं कि समझो मेरे मैनेजर की सैलरी पर मंथ कितना होगा, 10,000, और मैं पर मंथ कितनी बॉटल बनाऊंगा, समझो मैं 1,000 बॉटल बनाऊंगा हर महीने। तो मैनेजर का फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे सारा रेंट वेंट सब मिलाकर अगर मैं यहां पर मेरा ये लूं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स लूं मैं, समझो वो आए 40 रुपीज। अब ये हुआ मेरा 120, दिस इज माय प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये जो मेरा पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट आया, इसके अंदर मेरा कुछ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, जैसे सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये जो भी आएगा वो मैं ऐड करूंगा। समझो वो आया मेरा 30, ये मेरा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा गाइस, 150 इन दिस केस। सो मेरा टोटल कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है 150। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मुझे जो भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा वो प्रॉफिट ऐड करूंगा, सिर्फ 50 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, एंड माय सेलिंग प्राइस बिकम्स 200। सो दिस इज द वे हाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डन। हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट लगभग कितना स्टैंडर्ड लेता है हर चीजों का, और सारे स्टैंडर्ड को हम ऐड करते हैं, और सारे स्टैंडर्ड को ऐड करने के बाद हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बना के रखते हैं। अब सी, ये जो हमने एक सुंदर सी स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बनाई है, इसके बड़े काम है, ये आपको और बड़े काम में आने वाली है। क्या क्या काम में आ सकती है सर? तो देखो, सबसे पहले व्हाट कुड बी द पर्पस और यूजेस ऑफ दिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले ये काम आएगी आपके कंट्रोल के लिए। सर व्हाट इज कंट्रोल? अब देखो, मैंने यहां पे बोला था कि एक लेबर 1 घंटे में 3 बॉटल बनाता है, और 1 घंटे का वो 60 रुपीज लेता है। तो अब मुझे हमेशा पता होगा कि एक लेबर ने 1 घंटे में 3 बॉटल बनानी है। अगर मेरा एक लेबर 1 घंटे में 3 बॉटल नहीं बनाता है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा, भाई आ और काम कर, टाइम पास मत कर, नहीं तो मैं तेरी सैलरी काटूंगा। सो दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट इज हेल्पिंग मी। अगर ये मुझे पता ही नहीं होता तो मे भी लेबर 1 घंटे में 1 बॉटल बनाता, टाइम पास करते रहता बाहर, ये किसी को पता चलता ही नहीं। तो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बना के रखी है, हर जगह हम कंपेयर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अगर कहीं पे कॉस्ट हमारे बजट के बाहर जा रही है तो, राइट? उसके बाद इट कुड बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू इन प्लानिंग पर्पस। हमारे प्लानिंग के लिए क्लियर रहेगा, हमें 1 महीने में 1,000 बॉटल बनानी, तो हमें क्लियर है कि हमारा लगभग 150 पर बॉटल का कॉस्ट आएगा, इंटू 1,000 इतना हमारा कॉस्ट आएगा, इतना पैसा संभाल के रखना है, बचा के रखना है, इतना पैसा हमारा इन्वेस्ट होने वाला हमारे प्रोडक्शन के अंदर।
So everything can be very alignedly planned nicely because I know the standard cost of my product. उसके बाद it can be also helpful for my performance measurement. What is this a performance measurement? अभी क्योंकि मुझे पता है मेरा लेबर कॉस्ट 20 आने वाला है पर बॉटल, अगर वो 20 की जगह मेरा लेबर कॉस्ट 30 आता है, मतलब मेरा लेबर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. सो आई कैन मेजर देयर परफॉर्मेंस, ताकि मैं उनके इंसेंटिव आगे काट सकता हूं, मे बी उनकी सैलरी आगे काट सकता हूं. या फिर कोई लेबर ऐसा भी होगा जो 20 के जगह सिर्फ 10 रुपए में फटाफट 1 घंटे में 3 की जगह 6 बॉटल बना के निकाल रहा है, तो उसको मैं इंसेंटिव भी दे सकता हूं बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल. सो ताकि वो नेक्स्ट टाइम और मोटिवेटेड रहे, उसको देख के बाकी सारे लोग भी मोटिवेटेड रहे कि हाँ भाई उसको इंसेंटिव मिला, हमें भी इंसेंटिव मिलेगा, हमें भी जोरदार काम करना है. राइट. सो दिस थिंग हैज टू बी वर्कड वेरी स्मूथली. तो ये मेरे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आ गया. उसके बाद इट कुड बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर माई इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ये तो हमने पहले भी देखा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट 150 है, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं. तो अगर जनरली हम इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए हम हमारा ये लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं, तो 120 इंटू समझो 100 बॉटल बच गई मेरी, सो 120 इंटू 100 इज माई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. देखो कितने फटाक से मिल गया, मुझे जाके ढूंढना नहीं पड़ा वापस अकाउंट में कितना परचेज हुआ था, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कितना गुड्स बचा है, कितना उसका अलग अलग कॉस्ट आ रहा है, कितना वेस्टेज हुआ. नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक रेडीमेड कॉस्ट शीट अवेलेबल है. मैंने फटाक से लिया और मेरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर दिया. So this is the 3-4 important purpose of your performance management of your standard costing. Understand this. See, आपको ये रट्टा नहीं मारना है, बट आपको ये समझना है ताकि आपको जब कभी केस स्टडी ना, as I already if you haven't seen, जाके मेरा एक पेपर पैटर्न का पूरा वीडियो देखो, एक पीएम का भी पूरा वीडियो देखो, जहां पे मैंने पूरा बताया पीएम का पेपर क्या है, कैसा है और किस तरीके से करना है. सो यहां पे आप देखो ये आप किस तरीके से आपके केस स्टडी में यूज कर सकते हो. कि आपको केस स्टडी में दिया जाएगा दैट द मैनेजर इज आर्ग्यूइंग दैट नो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑफ नो यूज, प्लीज मेक हिम अंडरस्टैंड कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे यूज में आएगा. तो ये आ गए आपके चारों पॉइंट. तो अगर आपने अच्छी से समझा है इसका इंप्लीकेशन, तो वो केस स्टडी से रिलेट करके आराम से लिख सकते हो. That is something you need to learn here. यहाँ पे ACCA में it is never given focus कि आप कैलकुलेशन करके दो. उनको पता है कैलकुलेशन तो आजकल कोई भी कहीं से भी, चैट जीपीटी तो हर चीज करके देने तैयार है. So they are worrying about the or of teaching your skill of using your knowledge in the real case study based situations, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा. आपको उन्होंने सोचने की स्किल पैदा करनी है. ओके देन हियर, अब जब मैं स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूं, सर आपने स्टैंडर्ड शीट तो बड़ी आसानी से बना दी. क्या स्टैंडर्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं? यस, स्टैंडर्ड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं. जब हम ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जब मैं ये सेट कर रहा हूं कि 1 घंटे में 3 बॉटल बनेगी, तो मैं किस बेसिस पे सेट कर रहा हूं? तो ये जो बेसिस है, ये जो अलग अलग टाइप्स के स्टैंडर्ड जो मैं सेट कर सकता हूं, वो 4 तरीकों में बांटे गए हैं. सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है आपका वो है अटेनेबल स्टैंडर्ड. अटेनेबल स्टैंडर्ड मतलब वो स्टैंडर्ड जो इफिशियंट है. मतलब अगर आपने अच्छी से, बहुत भारी नहीं, अच्छी से काम कर लिया, तो ये स्टैंडर्ड आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो. अटेनेबल विच इज इफिशियंट, नॉट परफेक्ट. ओके, सो अगर मैं सही से काम कर लिया सर, तो हाँ 1 घंटे में 3 बॉटल तो हो जाती है. बट अगर मैं बहुत भारी काम किया तो और ज्यादा कर सकता हूं. परफेक्ट काम किया तो बात ही अलग है, 10 बॉटल कर लोगे आप. तो ये वो आपका अटेनेबल स्टैंडर्ड. ये स्टैंडर्ड यूज करोगे तो सब लोग खुश रहेंगे. दूसरा आता है आपका बेसिक स्टैंडर्ड. बेसिक स्टैंडर्ड इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड. लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड मतलब क्या सर? ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा. मैंने 2-4-5 साल के लिए मैंने बोल के रखा भैया एक घंटे में 2-4 बॉटल तो बना लेना, बस खुश हो जाओ. ओके, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड फॉर मी फॉर सेटिंग माई गोल्स. थर्ड कम्स हियर इज योर करंट स्टैंडर्ड. ये जो आप एक्चुअली अभी परफॉर्म कर रहे हो, मे बी आप अभी से 2 ही बॉटल बना रहे हो, वो हो गया आपका करंट स्टैंडर्ड. और लास्ट स्टैंडर्ड इज आइडियल स्टैंडर्ड. आइडियल स्टैंडर्ड इज समथिंग विच इज परफेक्ट. मतलब सब कुछ परफेक्ट रहा, कभी पावर नहीं गई, आपने 1 मिनट भी टाइम पास नहीं किया, किसी से फोन पे बात नहीं किया, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया, 2 मिनट कहीं पे करने नहीं गए, तो परफेक्ट आप सर 1 घंटे में 8 बॉटल बना सकते हो. अगर मैं हमेशा मेरे क्लास में एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेता हूं इसको, आपके पहले दिन के सब्जेक्ट के क्लास के बारे में. जैसे ही हम पहला नया स्टैंडर्ड में आते, नए क्लास में आते, बस उस दिन हमारा आइडियल स्टैंडर्ड का प्लान रहता है, रोज दिन में 2 घंटे पढ़ाई करूंगा मैं और कभी भी टाइम पास नहीं करूंगा, 99 तो मैं स्कोर करके ही दिखाऊंगा. दिस इज आइडियल स्टैंडर्ड.
फिर थोड़ा दिन पास होने के बाद आप आते हो थोड़ा सा अटेनेबल स्टैंडर्ड के पास। सर 90 थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 2 घंटा रोज सोचा था पर धुरंधर आ गई, उसमें मेरे 4 घंटे चले गए सर। हम तो रोज सर सिर्फ 1.5 घंटा ही पढ़ पाए, 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ पाए सर, हम पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं सर, 90 99 बहुत बड़ी बात हो गई सर, 80 तक लेके आएंगे हम खुश हो जाएंगे। 75 80 सर बाप रे, ACC वाले सर्टिफिकेट दे देते हैं, ग्रेट। फिर एग्जाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आप आते हो करंट स्टैंडर्ड पे। सर इस बार पासिंग निकल गई ना, बस बहुत है, 50 ला दिए ना, बस बहुत है सर। अरे हमारा सर 10 तक का एवरेज देखो, 85 के ऊपर हम हमेशा आए, दैट इज योर बेसिक स्टैंडर्ड। Okay, so these are the 4 types of standard which will be helpful for you when you are setting your standards जो आपको आगे follow करना है। Now this whole thing has been developed in a beautiful chapter of standard costing जो हमने MA के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो बहुत डिफिकल्ट बच्चों को जाता है, लेकिन हमने क्लास में कुछ कंसेप्ट लॉजिकली सीखकर इसको काफी आसान कर दिया था। आपके लिए एक बैड न्यूज या गुड न्यूज आपके ऊपर है कि ये सेम टू सेम चैप्टर आपके PM में भी है और उसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन हुई हुई है। ओके, सो MA में आपने इसको छोड़ भी दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हो और MA में भी नहीं करना चाहिए था। Anyways, let's come to the next part. The next method of costing is about your absorption costing. अब सर ये थोड़ा सा मैं इसको दूर लेके जाता हूं फटाक से। ओके, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसको हम साथ साथ में देख लेंगे आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ में। नाउ सी, इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग गाइस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होता है ये आपके टोटल कॉस्ट को कंसिडर करता है। टोटल कॉस्ट, आपने जितना भी पैसा आपने खर्चा होगा, सारी कॉस्ट को आप ऐड कर लो, सब कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। ओके, नाउ हियर, अब ये टोटल कॉस्ट मतलब क्या क्या आएगा सर, तो देखो हम टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला आपका प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा आपका नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीजें बेस्ड है, अभी भी और पहले भी थी। प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में अगर बात करूं तो इसमें 2 टाइप रहेंगे आपके, एक रहेगा आपका प्राइम कॉस्ट और आपका विच कैन बी ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा रहेगा आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी है, जो भी ओवरहेड्स वगैरह, लेकिन प्रोडक्शन के रिलेटेड ही है, इसलिए हमने उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में डाला हुआ है। इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 इटसेल्फ ऑफ योर MA कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये अच्छी से पढ़ा हुआ है। उसके बाद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब आपका ये सारा कॉस्ट आएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपका सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट आपका नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। Okay, so in absorption costing we do consider all of the cost without any bifurcation among, like हम अलग अलग लिखेंगे, लेकिन हम जब प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट का, तो हम इन सबको कंसिडर करके आपके प्रोडक्ट का कैलकुलेशन, कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड हियर। ओके, सो all the cost include them and then you calculate your total cost, multiply by your closing stock, you get your valuation of your inventory. ओके, मैं बार बार आपका फोकस क्यों कर रहा हूं ऑल कॉस्ट, क्योंकि आपको समझ में आएगा मार्जिनल कॉस्ट में वी डू नॉट टेक ऑल कॉस्ट, वी ओनली टेक वेरिएबल कॉस्ट देयर, राइट। क्यों ऐसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर अभी हम पहले यहां का पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट खत्म करते हैं। अब जो आपकी अगली बात है दोस्तों, वो है हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब मुझे बच्चा पता है कि बहुत से दोस्तों के लिए यहां पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा ओवरहेड जाता है। ओके, क्योंकि आप क्या करते हो, आप क्लास में बड़ा ध्यान नहीं देते हो, और ये एक बार आपने मिस कर दिया क्लास में तो आगे जितनी बार भी यूज होता है हर चैप्टर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। So please remember very nicely. I am going to take a quick. We are not going a detailed discussion as it is revision. मुझे आपके बच्चे लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए। So overhead absorption rate is very simple. आपके जितने भी ओवरहेड्स रहेंगे, ओके, आपके जो भी बजटेड ओवरहेड रहेंगे, सारे बजटेड ओवरहेड को ऊपर लेकर आ जाओ आप,
और ये जो भी आपके बजटेड ओवरहेड यहां पर आए हैं, ये सारे बजटेड ओवरहेड को आप डिवाइड करोगे आपके बजटेड एक्टिविटी से। सर बजटेड ओवरहेड, बजटेड, अंडरस्टैंड द वर्ड बजटेड, में फोकस कर रहा हूं उसके ऊपर बार बार क्योंकि ये आपके अगले कंसेप्ट से रिलेटेड है। हम साल खत्म होने तक रुक नहीं सकते कि सर आपका एक्चुअल ओवरहेड कितना आ रहा है, हमें उसके पहले ही देखना पड़ेगा कि आपका बजटेड ओवरहेड कितना आ रहा है, ताकि हम एक सही ओवरहेड हमारे प्रोडक्ट को लगा पाए। तो हम साल चालू होने के टाइम ही देखेंगे कि आपके बजटेड ओवरहेड कितने आ रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे हम बजटेड एक्टिविटी से, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जनरली द बजटेड एक्टिविटी इज आइदर लेबर आवर्स और मशीन आवर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स। जनरली आपका ये इन तीनों में से कोई एक एक्टिविटी होती है, दैट इज लेबर आवर, मशीन आवर और नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको आप लेके आपका एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करोगे। मतलब क्या सर, सी ये प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कितना लगा है ये तो मुझे क्लियर कट पता है, इसका मुझे टेंशन ही नहीं है। बट इसके अंदर वॉचमैन की सैलरी कितना डालूं, सुपरवाइजर की सैलरी कितना डालूं, इसके अंदर मैं मेरे रेंट कितना डालूं, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना डालूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सो ये पता चलने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जितने भी ऐसे ओवरहेड्स हैं जिनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सबको ऐड करेंगे और एक एक्टिविटी जो हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे सही रहेंगी कॉस्ट को बांटने के लिए, वो हम यहां पे लेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जनरली अगर कुछ नहीं दिया तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख यूनिट से एक साल में 10,000 यूनिट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 लाख का ओवरहेड आता है और एक साल में अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाता हूं, तो मेरा हर एक प्रोडक्ट का ओवरहेड का कितना पार्ट गया? 10। ये जो 10 है यही मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। मतलब क्या, मेरा जो भी प्रोडक्ट बनेगा हर प्रोडक्ट मेरा 10 रुपया ओवरहेड का लेते जाएगा। तो 1 लाख प्रोडक्ट बनेंगे, हर प्रोडक्ट 10-10 रुपया ओवरहेड का लेगा, मेरे 10 लाख का ओवरहेड जो मैंने सोचा था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। Are you all clear with this? But now here comes a very interesting thing. Again I am saying you guys, this is not a full explanation for you. ये सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं. This is a very interesting topic which at least takes an hour for the complete discussion and practice and for your complete understanding. Now pay attention here. The very interesting thing comes here, जहां पे बच्चे को और ओवरहेड हो जाता है ये, which is what is under absorption and over absorption of overheads. तो देखो, मैंने बार बार आपको बोला था, मैं यहां पे वर्ड बजटेड यूज कर रहा हूं, तो मैं साल चालू होने के पहले देख रहा हूं कि मेरा कितना बजटेड ओवरहेड होने वाला है साल में, और उस हिसाब से मैंने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया। सो इन माय एग्जांपल व्हाट आई डिड इज 10 लाख को मैंने 1 लाख से डिवाइड किया, पर यूनिट आया 10। पर क्या यह जरूरी है कि हमेशा 10 लाख का जो सोचा था 10 लाख का ही ओवरहेड होगा, या क्या यह जरूरी है कि 1 लाख जो यूनिट सोचे थे वो 1 लाख यूनिट एग्जैक्ट बना होगा? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो इस कारण, क्योंकि हमने तो ये सब 1 अप्रैल को सोच के रखा हुआ है, 31 मार्च में ये दोनों भी चीजें बदल सकती है। तो ये दोनों चीजें बदलने की वजह से जो होगा वो होता है हमारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ओके, सो अगर हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा कॉस्ट स्पेंड कर दिया तो इट इज अंडर एब्जॉर्प्शन। हमने सोचा था 10 लाख, हमने 12 लाख खर्चा कर दिया, तो हमारे यूनिट 2 लाख एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इसलिए अंडर एब्जॉर्प्शन। हमने सोचा था 10 लाख लेकिन हमने 8 लाख ही खर्चा, तो हमारे यूनिट से ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया, उसको हम बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। I'm not going in all detail about this concepts understanding right now. I'm just going on revision. तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? It's very simple. हम क्या करेंगे, हमारे हमेशा सामने एक्चुअल ओवरहेड को रखेंगे और एक्चुअल ओवरहेड को कंपेयर करेंगे हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब से। What is overhead absorbed दोस्तों? Overhead absorbed is nothing but your OAR into actual output. ओके, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू अगेन, अटेंशन। हम हमारे एक्चुअल जो हमने खर्चा किया है उसको कंपेयर करेंगे हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब से। व्हाट इज ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड? इज OAR इनटू एक्चुअल आउटपुट। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस कि सर ये जो आप OAR इनटू एक्चुअल आउटपुट कर रहे हो, अब ये देखो, अगर मेरे एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है, सो दिस इज अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, और मेरे एक्चुअल ओवरहेड कम है, सो दिस इज अ केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। ये चीज आप याद रखोगे तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा
क्लियर रहेगा। अगेन बोल रहा हूं, मैं ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज पे लेके गया हूं, हमने यहां पे कंसेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया हुआ है। ओके, इसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट योर मार्जिनल कॉस्टिंग गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज नॉट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, इट इज फॉर योर डिसीजन मेकिंग पर्पस। ओके, ये हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए आपको काम आने वाली चीज है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका पूरा फॉर्मेट ही अलग है। हमने जो नॉर्मल फॉर्मेट से देखा है कि हम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं, उसके बाद जो भी चीजें रहती है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर आपके अदर प्रोडक्शन ओवरहेड जो भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करते हैं, फिर टोटल कॉस्ट निकालते हैं। नहीं, ये मेथड बोलता है कि आप एक अलग तरीके से जाओ, बिकॉज हमें यहाँ पे आपका फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना इज नॉट इंटेंशन, डिसीजन मेकिंग इज इंटेंशन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज दैट दिस सेज दैट आपके जो भी फिक्स कॉस्ट रहेंगे दे आर अ पीरियड कॉस्ट। मतलब क्या सर? मतलब अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट में कोई मेरे नंबर ऑफ यूनिट की वजह से पे नहीं कर रहा हूं, वो मैं मेरे टाइम की वजह से पे कर रहा हूं जो कि महीना खत्म हुआ है। फिर मैं चाहे यूनिट 1 बनाऊं या मैं यूनिट 10 बनाऊं, जो मुझे पैसा खर्चा करना है मेरे 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 फिक्स कॉस्ट का वो तो होने ही वाला है। सो उसको आप कॉस्टिंग में कंसिडर करके आप नाइंसाफी कर रहे हो। तो आपने ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है उसको पीरियड कॉस्ट ट्रीट करो और उसको लास्ट में लेकर जाओ। तो आपका यहाँ पे फॉर्मेट क्या बनता है? यहाँ पे हमारा फॉर्मेट रहता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस गिव्स यू कंट्रीब्यूशन। और ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही होनी चाहिए। आपकी डिसीजन मेकिंग आपके प्रॉफिट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन के ऊपर होनी चाहिए। और कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो यू शुड गो फॉर दिस, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है देन यू शुड नॉट गो फॉर दिस। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? अगेन आई एम सेइंग व्हिच इज डायरेक्ट, व्हिच इज योर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फिक्स कॉस्ट रहेगा वो पूरा माइनस करेंगे और फिर जो आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं माइनस करेंगे हम, यहाँ पे पूरा फिक्स कॉस्ट आपका एक साथ माइनस कर देंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस, दैट इट्स कि ये फॉर्मेट आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का कैसा होता है। आर यू ऑल क्लियर? उसके बाद नाउ सी आई जस्ट टेक अ क्विक एग्जांपल फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। आई मे टेक, लेट मी सी, माय टाइम इज अलाउइंग मी, फटाक से एक ले लेता हूं मैं। समझो मैंने अगर मेरा 1000 यूनिट सेल किया, मैंने 2000 यूनिट सेल किया, मैंने समझो 3000 यूनिट सेल किया। ओके, हर एक की समझो सेलिंग प्राइस 10 रुपए है। सो से इफ सेलिंग प्राइस इज 10 तो यहां पे आएगा मुझे 10,000 रुपए, 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। समझो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हर एक यूनिट की 6 है। सो दिस विल बी 6,000, दिस विल बी 12,000, दिस विल बी 18,000। सो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? देखो, माई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी 4,000, 8,000 एंड 12,000। अब समझो मेरा फिक्स कॉस्ट जो है, मेरा फिक्स कॉस्ट है समझो 5,000, तो मैं 5,000 माइनस करूंगा। सो दिस कम्स टू माय लॉस ऑफ 1,000, प्रॉफिट ऑफ 3,000 एंड प्रॉफिट ऑफ 7,000। सो मार्जिनल कॉस्टिंग सेज दैट आप जब कभी भी डिसीजन मेकिंग लोगे, आप इस चीज को ध्यान में लेते हुए नहीं लोगे। हमारा डिसीजन होगा कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो आप देखो सेम प्रोडक्ट है, वो सेम प्रोडक्ट मैंने जैसे ही 1,000 से 2,000 पे बेचना चालू कर दिया, मैं लॉस से प्रॉफिट में चले गया। तो मेरा डिसीजन मेकिंग अगर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे रहेगा तो मुझे सिर्फ ये फोकस करना है मैं कैसे ज्यादा सेल करूं, क्योंकि जैसे ही मैं ज्यादा सेल करूंगा मैं और प्रॉफिट में जाता रहूंगा। आपके लिए एक होमवर्क है, यहां पे एक काम करो, कैलकुलेट करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट, और मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा कांस्टेंट है तीनों केस में। कौन सा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट है या प्रॉफिट पर यूनिट कांस्टेंट है? और क्या आप ये मुझे कमेंट में बताओगे? मैं देखने वाला हूं आप होमवर्क करते हो क्या नहीं। तो आपको उससे पता चलेगा कि आपने डिसीजन उसके बेसिस पे लेना चाहिए जो बदलता नहीं है, या उसके बेसिस पे लेना चाहिए जो बदल जाता है। Okay, that's a homework for you. So that's about your marginal costing. Now see, it's a very interesting factor. अब ये हम दोनों का absorption costing versus marginal costing के हम advantages देख लेते हैं। देखो, अगर मैं एडवांटेज के बारे में बात करूं मेरे absorption costing के बारे में, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये जो मेरा टोटल कॉस्ट कंसिडर करता है, यही मेरा IAS 2 भी बोलता है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक का जब आप वैल्यूएशन करोगे तो टोटल कॉस्ट ही लेना। सो दैट्स अ गुड थिंग।
अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपका IAS 2 में भी काम हो जाएगा। ओके उसके बाद ये जो हम अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि आप कितने इफिशिएंटली काम कर रहे हो। दैट्स अनदर वेरी गुड थिंग, राइट। उसके बाद क्योंकि हमें हमेशा पता रहेगा हम कितना अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत सारे ओवरहेड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ज्यादा बहुत प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करो, बढ़िया काम होगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है सर? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आपने मेरे से ये सीखा नहीं है। ऐसा मैं बोल सकता हूं। सी वाई इट्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज हमें अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन ये बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके फर्दर इससे आप कोई डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका फोकस रिपोर्टिंग पर्पस के ऊपर है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर नहीं है। डिसीजन मेकिंग करना है तो आ जाओ ना, मार्जिनल कॉस्टिंग है ना हमारा बेटा यहां पर। इसके बाहर आओ, कंट्रीब्यूशन देखो और आपका डिसीजन ले लो, एज सिंपल एज दैट। दैट इटसेल्फ इज द फर्स्ट एडवांटेज हियर। उसके बाद यहां पे कोई इजी है एकदम, बिकॉज देर इज नो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का टेंशन, सिंपल है एकदम। आपका सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा, जो आपका बचेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, निकाल दो प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। फर्दर यहां पे हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को ट्रीट करते हैं आपके पीरियड कॉस्ट को और पूरा एक साथ डेबिट करते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड इट्स वेरी इजी। तो मैंने आपको बता दिया, इट्स वेरी सिंपल। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज यही है कि IAS 2 डजंट रिकमेंड दिस, बिकॉज यहां पे हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। हम आपके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, पर यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम टोटल कॉस्ट लेते हैं। So IAS 2 doesn't recommend this. Also, it is not useful for your reporting purpose. These are some of the disadvantages of your marginal costing. Okay, guys. Further, then your next method of your costing is your एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आपका अगला चैप्टर ही है। और अगर आपको याद है तो ये आपने आपके अल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के मेथड्स के अंदर ऑलरेडी ये सीखा हुआ है, बट यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग भी देखेंगे। दैट्स योर ऑल टुगेदर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर। Okay, so that's it. We'll stop here. I have tried to cover maximum all important concept of chapter number 1 in this 30 minutes lecture. Okay, ये चार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा ऐसे रेडी में निकाला, आपको स्क्रीनशॉट निकालना था, फटाक से निकाल लो ऐसे फोटो के साथ में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आपको ये चार्ट का एक अच्छा सा फॉर्मेट वहां पे मिल जाएगा। Okay, so see you back. Best of luck for your studies. It meant for revision for your study examination purpose. Don't waste your time and see you in our next lecture, जहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 2 को भी ऐसे ही फटाफट रिवाइज करेंगे। प्लीज लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एनर्जी फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर।